हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम जनरल एग्रीकल्चर का एक नया वीडियो लेके आए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ये सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, टर्म पीटो इज एसोसिएटेड विथ। टर्म पीटो, पीटो एक टर्म है जो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है पेयर, ऑप्शन सी है पीच, ऑप्शन डी है प्लम। तो आप लोगों को बताना है कि टर्म पीटो इन चार फलों में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एप्पल। टर्म पीटो किससे संबंधित है? एप्पल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब है कि चार जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूट्रिएंट कॉमन है? तो फर्स्ट ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो चारों विकल्पों में से आप लोगों को बताना है कि किसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कॉमन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में कॉमन न्यूट्रिएंट है। थर्ड क्वेश्चन है, सिल्ट हैज इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन। सिल्ट ये मिट्टी का नाम है। मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सारी मिट्टी जो बताया गया है उसी के बारे में है। तो क्वेश्चन है, सिल्ट हैज इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन। तो सिल्ट का लक्षण किन दोनों के बीच का है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, सैंड एंड लोम। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हैंडलूम हो गया है, इसमें ये एच नहीं रहेगा, एंड लूम है। सैंड एंड लूम यानी सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। बी ऑप्शन है क्ले एंड लोमी सॉइल। सी ऑप्शन है लोम एंड ग्रेवल और डी ऑप्शन है सैंड एंड क्ले। तो आपको बताना है कि किन दो मृदाओं के बीच का लक्षण सिल्ट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर है डी। सिल्ट का जो कैरेक्टर है, जो सिल्ट का लक्षण है, वो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल यानी बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के जो बीच का स्थिति होता है उसी को क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। यानी बीच की जो मृदा होती है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के जो बीच के गुण होते हैं उसी को सिल्ट कहते हैं। तो सिल्ट का जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर किस मृदा के बीच का है? बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बीच है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। प्रमाणित बीज किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन बी है फाउंडेशन सीड, ऑप्शन सी है ब्रीडर सीड और ऑप्शन डी है ट्रूथफुल सीड। तो आपको बताना है कि सर्टिफाइड सीड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किससे प्रोड्यूस किया जाता है। सर्टिफाइड सीड का मतलब होता है प्रमाणित बीज, जो किसानों को दिया जाता है अपने खेत में उगाने के लिए। वो किससे तैयार किया जाता है? आपको बताना है कि प्रमाणित बीज किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस सीड द्वारा, ऑप्शन बी है फाउंडेशन सीड द्वारा,
ऑप्शन सी है ब्रीडर सीड द्वारा, ऑप्शन डी है ट्रूथफुल सीड। तो इसका राइट आंसर होगा बी फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड को कहते हैं आधार बीज। तो जो प्रमाणित बीज है उसको आधार बीज से तैयार किया जाता है और प्रमाणित बीज को ही किसानों को अपने खेत पर उगाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है Which one of the following is a वर्टिसाल। इनमें से किसको वर्टिसाल कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ब्लैक कॉटन सॉइल, बी सैंडी लोम सोडिक सॉइल, ऑप्शन सी है रेड सैंडी लोम सॉइल और ऑप्शन डी है तराई सॉइल। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से किसको वर्टिसॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को या काली कपास की मृदा इसको कहेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल काली कपास की मृदा, यानी कहने का मतलब है कि वर्टिसाल किसको कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल को कहा जाता है, काली कपास की मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। Which of the following fertilizer is natural in nature? इनमें से किस फर्टिलाइजर को, इनमें से किस उर्वरक को की प्रकृति उदासीन होती है? Which of the following fertilizer is natural in nature? कहने का मतलब है कि दिए गए उर्वरकों में से किसकी प्रकृति उदासीन होती है। तो आपको बताना है कि दिए गए उर्वरकों में से किसकी प्रकृति उदासीन होती है। तो 4 उर्वरक दिए गए हैं। ऑप्शन ए है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी है KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि किस उर्वरक की प्रकृति उदासीन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी कैन फर्टिलाइजर। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक की प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। तो हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज ए नेचुरल इन नेचर। तो राइट आंसर होगा कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। कहने का मतलब है कि वायरस मुक्त पौधा किसके द्वारा तैयार किया जाता। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एंथर कल्चर, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो कल्चर, ऑप्शन सी है मेरी स्टम कल्चर और ऑप्शन डी है ओव्यूल कल्चर। तो आप लोगों को बताना है कि वायरस मुक्त पौधा किससे तैयार किया जाता है। तो ही वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। तो राइट आंसर होगा मेरी स्टम कल्चर। वायरस मुक्त पौधा मेरी स्टम कल्चर के द्वारा तैयार किया जाता है, मेरी स्टम कल्चर से तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी मेरी स्टम कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसा टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डिटेक्शन ऑफ। लीसा एक टेस्ट होता है, वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये पौधों में एक टेस्ट होता है जो रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो लीसा टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डिटेक्शन ऑफ। लीसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है नेमाटोड, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है फंजाई। तो आपको बताना है ये 4 जो रोग कारक हैं इसमें से किसका पता लगाने के लिए लीसा टेस्ट किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सी। वायरस का पता लगाने के लिए लीसा टेस्ट किया जाता है। लीसा टेस्ट जनरली सिट्रस यानी नींबू वर्गीय पौधों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, Which variety of rice is known for largest seed length? इनमें से कौन सी किस्म सबसे लंबी होती है? इनमें से धान की कौन सी किस्म सबसे लंबी होती है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है पूसा 11-21, बी है पूसा 22-12 और सी है पूसा बासमती 1 और डी है IR 64। तो क्वेश्चन है which variety of rice is known for longest seed length? इनमें से कौन सी धान की किस्म की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए पूसा 11-21। पूसा 1121 जो वैरायटी है ये बासमती की वैरायटी है और ये सबसे ज़्यादा लंबी किस्म होती है, धान की सबसे ज़्यादा लंबी किस्म होती है। जो धान होता है, ग्रेन होता है, उसकी लंबाई धान की सभी किस्मों से सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप इज फिक्स्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं MSP। आजकल किसान का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग है कि MSP को कानून का जामा पहनाया जाए, यानी MSP का कानून लागू किया जाए कि जो सरकार MSP फिक्स करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, उससे कम रेट पे कोई ना खरीद पाए। अगर कोई कम रेट पे खरीदता है तो उसको सज़ा मिले, लेकिन ऐसा है नहीं। आजकल जो सरकार यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है, इसको बोलते हैं कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग हिंदी में इसको कहा जाता है कृषि मूल्य आयोग। जो निर्धारित करता है MSP को, उसको कहते हैं कृषि मूल्य आयोग। तो आपको बताना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप इज फिक्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। किसकी रिकमेंडेशन पे या किसके सुझाव के पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, GEAC, ऑप्शन बी है ICAR, ऑप्शन सी है FCI, ऑप्शन डी है CACP। तो आपको बताना है ICAR का फुल फॉर्म आप जान रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, FCI फूड इंडिया फूड कॉरपोरेशन और ऑप्शन डी है इसका होगा CACP का होगा सेंट्रल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, यानी कृषि मूल्य आयोग। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करता है या जिसके सुझाव पे लागू किया जाता है, उसका राइट आंसर होगा डी CACP। CACP को कहते हैं कृषि मूल्य आयोग या सेंट्रल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एयर कोकिल डिजीज ऑफ व्हीट इज। गेहूं में एयर कोकिल नामक रोग लगता है, जिसका रोग कारक है। गेहूं में जो एयर कोकिल नामक रोग लगता है, उसका रोग कारक आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एंगुइनिया ट्रिट्रिसाई, ऑप्शन बी है मेलाइडोगाइन इनको जिनिटा और ऑप्शन डी है
टाइलेंचस एंगुस्टस और ऑप्शन डी है हेट्रोडेरा एबनी। तो आपको बताना है कि ईयर कोकिल डिजीज जो गेहूं का है वो किसके कारण लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एंगुइनिया टेट्रिसाई के कारण लगता है। गेहूं का जो रोग कारक है ईयर कोकिल का वो एंगुइनिया टेट्रिसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है मूले टेल या क्रेजी टॉप इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ। मूले टेल या क्रेजी टॉप आनुवंशिक डिसऑर्डर है। आप 4 फ्रूट क्रॉप दिए गए हैं, आपको बताना है कि मूले टेल या क्रेजी टॉप इन 4 फलों में से फ्रूट क्रॉप में से किसका जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसका आनुवंशिक रोग है। तो पहला ऑप्शन है ए आलमंड, दूसरा ऑप्शन बी है चेरी, थर्ड ऑप्शन है सी एप्रिकॉट और फोर्थ ऑप्शन डी है वॉलनट। तो आपको बताना है कि मूले टेल आनुवंशिक डिसऑर्डर जो है वो किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आलमंड। तो मूले टेल या क्रेजी टॉप जेनेटिक डिसऑर्डर आलमंड में पाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है वेजिटेबल एज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। आपको बताना है इसमें कि कौन सी सब्जी है जो विटामिन ए की सबसे धनी स्रोत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रेडिश, ऑप्शन बी है ड्रम स्टिक लीव्स, ऑप्शन सी है पंपकिन और ऑप्शन डी है कैरट। तो आपको बताना है कि किस सब्जी में दिए गए जो ये 4 सब्जियां दी गई हैं इनमें से किस सब्जी में या कौन सी सब्जी विटामिन ए का सबसे धनी स्रोत है, या विटामिन की इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी सब्जी है जिसमें विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी कैरट। गाजर, जो 4 सब्जियां दी गई हैं रेडिश, ड्रम स्टिक लीव और पंपकिन और कैरट। रेडिश मूली, ड्रम स्टिक लीव्स यानी सहजन की पत्ती, पंपकिन यानी कद्दू, और पंपकिन को कद्दू या सीताफल कहते हैं, और डी है कैरट गाजर। तो इन सभी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कैलिक्स स्प्लिटिंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ। कैलिक्स स्प्लिटिंग यानी जो कैलिक्स होता है फ्लावर में, कैलिक्स कैरोला, इपीकैलिक्स, फ्लावर का जो क्रम होता है इपीकैलिक्स, कैलिक्स, कैरोला, गायनीशियम, एंड्रूसियम होता है फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं। तो आपको बताना है कैलिक्स स्प्लिटिंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ, यानी कैलिक्स जो होता है उसके फटने का जो किस में होता है डिसऑर्डर होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डहेलिया, बी है लिली, सी है कार्नेशन और डी है क्राइसेंथेमम। तो आपको बताना है कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी कार्नेशन में। कार्नेशन में कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन। आपको बताना है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन यानी प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन हम लेके आए थे
जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और आप लोगों से अंत में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए जो हमारे वीडियो आएँ वो आप तक पहुंच पाएँ। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।